ये हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी आपको रुला देगी। कुछ ऐसी स्टोरी है इस चाइनीज मूवी की। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 1970s में चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन के वक्त स्कूल से कुछ स्टूडेंट्स को गांव में पढ़ने भेजा जा रहा था। वहां उस गांव के हेड उन्हें लेने आते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपना सामान उठाकर एक पेड़ के नीचे आते हैं। तब वो उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि ये वही फेमस हॉथॉर्न ट्री है। बहुत साल पहले यहाँ वॉर के टाइम पर काफी सोल्जर्स की डेथ हुई थी। और वैसे तो इस पेड़ पर वाइट फ्लावर्स आते हैं, पर ये अलग है, इस पर रेड फ्लावर्स आते हैं। और स्टूडेंट्स ये नोट कर रहे थे। अब गांव के लोग उनका वेलकम करते हैं और उन सबको उनके घर भेज दिया जाता है। और जिंग हेड के घर आती है। उनकी बीवी जिंग को अपनी बेटी फैंग का रूम देती है। तब आंटी अपनी बेटी को जिंग को साथ ले जाने कहती है और सन को डिनर पर बुलाने कहती है। सन भी सिटी से इस गांव में आया था और इस यूनिट का हिस्सा था। अब वो दोनों पहली बार मिलते हैं और वो एक बड़ी सी स्माइल देता है और बच्ची को चॉकलेट देता है और वो उसे भी एक चॉकलेट देता है। तब जिंग कहती है कि ये बच्ची को दो। तब वो कहता है, क्यों? किसने कहा है कि चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए है? वो सब हंसने लगते हैं और वो चॉकलेट लेती है। वो उससे पूछती है कि मुझे उस हॉथॉर्न ट्री के बारे में लिखना है, क्या उसमें सच में रेड फ्लावर्स आते हैं? तब वो कहता है कि कुछ महीने बाद जब उस पर फूल आ जाएंगे तो हम जाकर देख सकते हैं। हेड की फैमिली बड़ी थी और जिंग और सन भी उनके साथ फैमिली की तरह खाना खाते हैं। अब गांव में स्टूडेंट्स काफी काम सीखते हैं। अब जिंग छुप छुप कर सन को देखती, जो बच्चे के साथ काफी मस्ती करता। तब सन अंदर आकर देखता है कि जिंग लिख रही थी। वो उसकी तारीफ करता है। वो कहती है कि उसे ग्रेजुएशन के बाद स्कूल में टीचर की जॉब चाहिए ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके। वो काफी पुअर फैमिली से थी। तब सन उसके रूम की बल्ब चेंज करता है ताकि वो लिखते वक्त अच्छे से देख सके। अब कुछ दिन से सन गायब था। जिंग उसका इंतजार कर रही थी और फिर एक दिन वो वापस आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वो पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे? तब सन कहता है कि मैं अपनी यूनिट के साथ इंजन रिपेयर करने गया था। अरे ये क्या, तुम्हारा पेन तो खराब हो गया है। तो वो उसे अपना पेन देता है। तब वो बताती है कि डांस रिहर्सल के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए वापस सिटी जाना होगा। ये सुनकर वो थोड़ा सैड होता है और कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। जिंग स्कूल में हर चीज में काफी मेहनत करती। उसके पापा जेल में थे और माँ बहुत काम करती थी और बीमार रहती थी। ये सब देखकर जिंग को बहुत बुरा लगता और जिंग अपने छोटे भाई बहन के साथ घर पर एनवलप बनाकर बेचती, जिसमें मेहनत ज्यादा और पैसे कम मिलते। और माँ ऐसी हालत में भी हेल्प करती। माँ कहती है कि तुम्हें स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करना होगा। एक गलती और तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। अब वो गांव वापस आती है और देखती है कि सन बस स्टॉप पर उसका वेट कर रहा था और वो उसे अपनी जैकेट देता है। वो हर छोटी चीज का ख्याल रखता। इतने रात को वो सेफली उसे लेकर आता है और रास्ते में बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सन एक सीनियर ऑफिसर का बेटा था और अच्छे फैमिली से था। फिर एक दिन जिंग सुनती है कि सन की लाइफ में कोई लड़की है। जिंग काफी नाराज थी। तब सन उसके लिए कुछ लेकर आता है। वो कहती है कि तुमने जो भी किया है
मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। पर उस बेचारे को समझ नहीं आता कि वो क्यों ऐसे बात कर रही थी। अब सारे स्टूडेंट्स वापस सिटी में आ जाते हैं। अब जिंग की माँ बीमार थी। वो अपने सर से उसे कोई काम देने कहती है और यहाँ काम करने आ जाती है। तब फैंग, हेड की बेटी, गांव से उससे मिलने आती है। वो उसे कुछ पैसे देती है और ये काम करने से मना करती है। एक्चुअली ये पैसे सन ने दिए थे। तब जिंग कहती है कि मैं ये नहीं ले सकती, उसकी होने वाली बीवी को बुरा लगेगा। आंटी ने उसकी फोटो देखी है। तब फैंग कहती है, क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो फोटो तो उसकी बहन का है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, पर सन को पैसे वापस देने कहती है। वो स्कूल लेट पहुंचती है। सर उसे डांटते हैं क्योंकि उसने यूनिफॉर्म भी नहीं खरीदा था। अब जब वो घर आती है तब उसी गांव से एक लड़का उसके लिए काफी सारे अखरोट लेकर आता है और उसमें एक पार्सल था जिसमें माँ के लिए कुछ दवाई थे। उसे उस पर डाउट आता है। वो उसे फॉलो करती है और देखती है कि सन ने ही उसे भेजा था और वो बोट से वापस जा रहे थे। तब जिंग सामने आती है। उसे देखते ही सन पानी में जंप करते हुए आता है और हंसते हुए उसे पैसे देता है कि मैंने तुम्हें आज वॉलीबॉल खेलते हुए देखा, अपने लिए यूनिफॉर्म जरूर लेना, और चला जाता है। अब उसे यूनिफॉर्म में देखकर वो खुश होता है। वो उसे दूर से देखने आता था। अब हीरो जिंग के छोटे भाई को हॉथॉर्न ट्री के बेरीज देता है। तब वो कहती है कि माँ को कुछ मत बताना। अब माँ के पूछने पर वो कहती है कि फैंग ने गांव से भेजा है। अब दोनों छुप छुप कर मिलने लगे थे। अपनी सीक्रेट प्लेस पर बैठकर दोनों घंटों बातें करते। तब सन बताता है कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जिंग कहती है कि मेरी माँ मुझे 25 साल की होने तक अलाउ नहीं करेगी। सन कहता है कि तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। वो जिंग का बहुत ख्याल रखता। अब शाम को जिंग घर पर लेट आती है। तब माँ को डाउट आता है। वो कहती है कि ऐसा कोई काम मत करना कि लोग बातें करें, नहीं तो तुम्हें टीचर की जॉब नहीं मिलेगी। आज से तुम रात को बाहर नहीं जाओगी। कुछ दिन बाद जिंग सन के लिए एक गोल्ड फिश का कीचेन बनाती है। अब ग्रेजुएशन के बाद जिंग को स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाती है। जिंग प्रॉमिस करती है कि वो बहुत मेहनत करेगी। स्कूल ग्राउंड का काम चल रहा था जिसमें जिंग भी हिस्सा लेती है। तब सन आकर उसकी मदद करता है और स्कूल पास आते ही छुप जाता है ताकि कोई उन्हें साथ देख न ले। वो दोनों ऐसे ही छुप छुप कर मिला करते। अब बिना जूतों के काम करने की वजह से जिंग के पैर पर छाले पड़ जाते हैं। तब सन उसके घर पर स्नैक्स लेकर आता है। जिंग छोटे भाई से कहती है कि माँ को कुछ मत बताना, ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है। तब जिंग के पैरों को देखकर उसे रोना आ जाता है। वो रबर बूट लाता है और उसे पहनने की जिद करता है। वो अपना काम खत्म करके जिंग को दूर से देखने आता। सच में वो उससे बहुत प्यार करता था। वो उसे हॉस्पिटल ले आता है। वापस आते वक्त वो जिंग को अपनी शर्ट से कवर करता है ताकि कोई पहचाने ना। तब सन कहता है कि तुमने कभी मुझे मेरे नाम से बुलाया ही नहीं। तब वो शर्मा कर कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। और दोनों भी खुशी खुशी फुल स्पीड में आ रहे थे कि तब माँ उन्हें देख लेती है। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। आंटी कहती है कि वो सारे अखरोट, यूनिफॉर्म, रबर बूट, क्या वो सब तुम्ही ने दिया था? तब सन कहता है, जी आंटी। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूं। देखो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर जिंग अभी छोटी है। तुम अच्छे फैमिली से हो, पर हमारी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है। एक गलती और स्कूल उसे निकाल देगी। अगर तुम जिंग से सच में प्यार करते हो तो 1-2 साल के लिए उससे बिल्कुल मिलना मत। तब सन भी आंटी को बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है कि मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उससे नहीं मिलूंगा, भले कितना भी टाइम लगे, मैं वेट करूंगा। पर जाने से पहले एक लास्ट टाइम मैं उसके पैर पर बैंडेज बांधना चाहता हूं। उन दोनों को बहुत रोना आ रहा था। वो दोनों एक शब्द भी नहीं कह पाते और सन वहां से चला जाता है। तब मां पूछती है कि क्या उसने कभी तुम्हें टच किया? तब जिंग कहती है, नहीं मां, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अब एक दिन फैंग जिन को बताती है कि सन हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कहती है कि फैंग ने कहा कि तुम्हें ल्यूकेमिया है। तब सन कहता है, तुम पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है। और तुम यहां क्यों आई? मैंने मां से प्रॉमिस किया था। जिंग झूठ बोलकर 3 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। वो बाहर रुकती है, पर उसे देखकर सन काफी रो रहा था। नेक्स्ट डे वो उसे एक शॉप में ले जाता है। सन जिंग को रेड जैकेट बनाने कहता है और कहता है कि क्या हम हॉथॉर्न ट्री देखने चले? तब वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तब सन कहता है, पता नहीं नेक्स्ट टाइम चांस मिले या नहीं। और दोनों अपनी फोटो खिंचवाते हैं। अब रात को दोनों हॉस्पिटल के रूम में रहते हैं। वो कहती है कि मैं ये जैकेट पहनकर तुम्हारे साथ वो पेड़ देखने जाऊंगी। तब सन कहता है कि तुम्हारा नाम सुनते ही मैं आ जाऊंगा। सन खुद बीमार था, पर जिंग का ध्यान रख रहा था। वो उसकी बहुत केयर करता था। वो रोते हुए कहती है कि मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब जिंग घर वापस जा रही थी और दोनों दूर से ही एक दूसरे को हग करते हैं। दोनों को बहुत रोना आ रहा था। सन को उसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। वो बहुत रो रहा था। अब उसकी फ्रेंड उसे मिलने आती है, जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर अब वो लड़का जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। तब वो कहती है कि तुम संभल कर रहना, ये लड़के बहुत चालाक होते हैं। तब वो सन के बारे में बताती है। ये सुनकर फ्रेंड कहती है, उसने तो तुम्हें आज तक टच भी नहीं किया। ये तो काफी अच्छा लड़का लगता है। लेकिन अब सन गायब हो चुका था। वो अपनी माँ को बताती है कि शायद उसे ल्यूकेमिया है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। वो उस गांव जाती है। हेड की फैमिली को भी पता था कि वो बहुत बीमार है, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो कहाँ है, और ना ही उसका कोई लेटर आया। वो बेचारी बस उसका इंतजार करती है। फिर एक दिन जिंग को पता चलता है और उसे एक जीप लेने आती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। तब सन के पापा उसे कहते हैं, क्या तुम जिंग हो? मेरा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे आखिरी बार मिल लो। जिंग ये सुनकर डर जाती है और सामने देखती है कि सन की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पूरे बॉडी पर नीले निशान पड़ गए थे। वो बहुत कमजोर हो गया था। वो रोते हुए कहती है कि मैं जिंग तुमसे मिलने आई हूं। तुमने कहा था कि मेरा नाम सुनते ही तुम आ जाओगे। तब वो ऊपर देखती है, जहां उन दोनों की फोटो लगाई थी, जिसे वो रोज देख रहा था। और सन के आंखों से एक आंसू की बूंद गिरती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सन जिंग का ही इंतजार कर रहा था। सन के इच्छा के अनुसार उसकी अस्थियां हॉथॉर्न ट्री के नीचे दफना दी गई और ये गांव और आसपास के हिस्से डैम का पार्ट बन गए। गांव वाले वहां से चले गए और ये पेड़ पानी के अंदर समा गया। और कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद
जिंग बाहर स्टडीज के लिए गई, पर जिंग हर साल सन की याद में यहां आती है। इतना सच्चा प्यार करने वाले को आखिर कोई कैसे भूल सकता है। और ये उस जमाने का सच्चा प्यार था और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।